अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं मुबश्शिर हाशमी। नाज़रीन, इलेक्शन एक्ट 2017 कायमा कमेटी से मंजूर। पहली तरमीम के तहत आज़ाद रुकन को 3 दिन के अंदर किसी भी सियासी जमात में शमूलियत इख्तियार करने का पाबंद बनाया जाएगा और इस शमूलियत के बाद उसे किसी दूसरी जमात में शामिल होने की इजाज़त नहीं होगी। दूसरी तरमीम के मुताबिक जिस पार्टी ने मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त इलेक्शन कमीशन को जमा नहीं कराई उसे मखसूस नशिस्तें नहीं दी जाएंगी। ये तरमीम पार्लियामेंट से मंजूरी के बाद फ़ौरन नाफिजुल अमल होंगी। बिल की मंजूरी और इसके फ़ौरन नाफिज होने के बाद मुमकिना कानूनी और आइनी चैलेंजेस क्या हो सकते हैं, इसी पर बात करेंगे। आज पैनल में हमें ज्वाइन करें सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार सलीम साफ़ी साहब, शहजाद इकबाल साहब, रीमा उमर साहिबा, उमर चीमा साहब। उमर चीमा साहब, सबसे पहले आपसे आगाज़ करेंगे गुफ्तगू का। फ़ौरन नाफिज होने के बाद आपको क्या लगता है मुमकिना तौर पर कानूनी और आइनी चैलेंजेस क्या हो सकते हैं? देखें, बेसिकली तो ये एक मुहाज़रे का आगाज है, यानी कि उसका आप समझें कि उसकी एक अमली मुजाहरा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर किया है और पार्लियामेंट उसको अनडू करने की कोशिश कर रही है। और ये मुहाज़रे हमारी अभी से शुरू नहीं हुई। आप देखें तो पुराने केसेस में भी देखें तो इसी तरह से कोई मामला चल रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली ये डिपेंड करता है कि इधर पूरी सोसाइटी डिवाइडेड है कि अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में होता है तो कुछ लोग हैं कि जो मेजॉरिटी वर्डिक्ट पे सेलिब्रेट कर रहे थे, कुछ लोग जो हैं वो अभी जो पार्लियामेंट कर रही है उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। आपको याद होगा कि इस दौरान जब जो 3 रुकनी एक कमेटी बनी हुई है सुप्रीम कोर्ट की और उधर मामला आया कि इस केस को जो हुकूमत की रिव्यू पिटीशन है उसको सुन लिया जाए, तो उसमें काजी फायजी सा जो है उनको आउट वोट कर दिया गया कि जो 2 बाकी जज साहबान हैं उन्होंने कहा कि हम बाद में आकर सुनेंगे, हमने अभी तहरीरी फैसला जारी करना है और जजेस जो है छुट्टियों पर गए हैं। तो उधर भी बहुत सारे लोग खुश थे कि किस तरीके से काजी साहब को फारिग किया गया। अब वो लोग जो है उनको इतराज हो रहा होता है कि अब पार्लियामेंट क्या कर रही है। तो बेसिकली हम मसले का हल तलाश करने की बजाय हम एक किसी न किसी अंदाज में मुहाज़रे का हिस्सा बन जाते हैं और जिसकी वजह से टेंशन बढ़ती जाती है। अब अगर सुप्रीम कोर्ट ये समझती है कि ये केस इतना अहम है तो उन्होंने छुट्टियों पर जाने से पहले इसका फैसला कर दिया तो तहरीरी फैसला भी आ जाता। और तहरीरी फैसला इसलिए इम्पॉर्टेंट था कि कोई भी अगर यानी कि इस पैनल में से भी या कोई बाहर से भी कोई वकील भी अगर कोई इलेक्शन कमीशन को प्रिजाइड कर रहा होता तो उस फैसले को इम्प्लीमेंट करने के हवाले से चैलेंजेस थे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अभी कोई वाज़ेह हिदायत नहीं थी कि इस पर अमल दरामद किस तरह होना है। तो यानी कि उसमें भी कई लोग कहते थे कि उन्होंने अपनी जो एक लिमिटेशंस हैं उनको उनमें से ओवरस्ट्रेच किया है। तो अगर ये तहरीरी फैसला उस टाइम आ जाता तो शायद अब ये मामला पार्लियामेंट में न जाता। अब पार्लियामेंट में आ गया तो अब सुप्रीम कोर्ट की अपनी जो एक मॉरल अथॉरिटी है वो भी साथ साथ अंडरमाइन हो रही है। तो मैं वैसे पहले भी बात कर चुका हूं, मैं आज भी समझता हूं कि ये केस को ही अगर हम अपने सामने रखें तो इसमें हमारे लिए यही सबक है कि अदारों की मुहाज़राई इसमें से किसी को कुछ नहीं मिलेगा। इसमें जो ईगोज हैं वो आपकी हाई होती जाती हैं, ये अनाओं की जंग में बदल दी जाती है, ये कानून से ज्यादा आइन से ज्यादा ये अना की जंग बनती जा रही है। और जब तक इसका बेहतर तरीका है कि डायलॉग करना, इसमें जो लोग भी पार्टी बनेंगे वो इस मुल्क के साथ मुखलिस नहीं है। जो लोग मसले का हल तलाश करना चाहते हैं उन्हें चाहिए कि वो हीरो बनने की कोशिश ना करें, और हल तलाश कर लेंगे तो वो फ्यूचर में तारीख उनको हीरो तस्वर करेगी। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो कि वक्ती हीरो बनने के चक्कर में एक बुहरान को दिन ब दिन बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। रीमा, ये तरमीम पार्लियामेंट से मंजूरी के बाद फौरन नाफिजुल अमल होंगी। हम आपसे जानना चाहेंगे मुमकिना तौर पर कानूनी और आइनी चैलेंजेस क्या हो सकते हैं बिल की मंजूरी और इसके फौरन नाफिज होने के बाद? जी शुक्रिया मुबश्शिर। मेरा नहीं ख्याल इतनी एम्बिग्विटी है। हम एक आइन के तहत ये मुल्क चल रहा है, एटलीस्ट ऑन पेपर। उसमें सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो फाइनल होता है। आप उससे डिसएग्री करें, आपको चाहे लगे वो सुप्रीम कोर्ट ने अपना ट्रेसपास किया है अपनी जुरिस्डिक्शन से, आपको और भी तहफ्फुज़ात हों, लेकिन आप पे ये बाइंडिंग है कि आपने उस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करना है और आप उस ऑर्डर को ओवर रूल करने के लिए कोई लेजिस्लेशन पास नहीं कर सकते। मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई ग्रे एरिया है कि पार्लियामेंट जो है वो इस तरह की कानून साजी कर सकती है या पार्लियामेंट के पास ये इख्तियार है कि अगर उन्हें
लगता है सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन के खिलाफ है तो वो उसको इम्प्लीमेंट ना करें, और चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे कोई और हो, सब पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला बाइंडिंग है। मेरा ख्याल है इसको प्रॉब्लमेटाइज करना एटलीस्ट कोई आईनी या कानूनी जवाब उसका नहीं है, पहली बात ये। दूसरी बात, मेरा ख्याल है हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला समझा ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो इस वक्त तरमीम करने की वो कोशिश कर रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे मेरी नजर में अप्लाई ही नहीं करेगी। मैं ये क्यों कह रही हूँ, क्योंकि अगर आप सुप्रीम कोर्ट का मेजॉरिटी फैसला पढ़ें, उन्होंने ये नहीं कहा कि इंडिपेंडेंस जो है अगर वो कोई और पार्टी इलेक्ट होने के बाद ज्वाइन करते हैं तो वो चेंज कर सकेंगे, या उन्होंने ये नहीं कहा कि आप जब आपका दिल चाहे आप अपनी रिजर्व सीट्स की जो लिस्ट हैं वो सबमिट कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट माजी में गई है, उन्होंने कहा है इलेक्शन जिस तरह कंडक्ट किए गए, जिस तरह करवाए गए, वो आइन के खिलाफ था। उसमें कोई ऐसे पिक्यूलियर सर्कमस्टांसेस थे जिसकी वजह से बहुत से ऐसे लोग जो आज आजाद, जिनको डिक्लेयर इलेक्शन कमीशन ने किया, वो अगर अब कह देते हैं कि उन्होंने इलेक्शन किसी और पार्टी की टिकट पे लड़ा तो उनको तस्वुर किया जाएगा कि उन्होंने इलेक्शन उसी पार्टी की टिकट पे लड़ा। सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कह रही कि वो आज बता सकते हैं कि वो किस पार्टी का हिस्सा है। वो कहते हैं अगर वो आज ये बताते हैं तो पहले से ही तस्वुर किया जाएगा कि उन्होंने उस पार्टी के टिकट पे इलेक्शन लड़ा और वो उसी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव जो है वो तस्वुर किए जाएंगे। अगर आप इस तरह इस फैसले की तशरीह करते हैं तो जो हुकूमत का एतराज है कि आइन में तो 3 दिन लिखा है, अब सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिन कैसे दे दिए, अब ये जो अमेंडमेंट कर रहे हैं कि आप कोई पार्टी चेंज नहीं कर सकते, आपने डिक्लेरेशन देना है, ये सब अप्लाई ही नहीं करता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इन जो लीगल जो प्रोविजंस हैं उनकी तशरीह सुप्रीम कोर्ट ने कोई मुख्तलिफ तरह से नहीं की। उन्होंने उस वक्त के सर्कमस्टांसेस की तशरीह की है और उन्होंने एक रिलीफ दी है। ये भी मेरा सवाल है, जो लोग कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने आइन रीराइट कर लिया, उन्होंने किस प्रोविजन को रीराइट किया? सुप्रीम कोर्ट ने एक अपनी तरफ से रिलीफ दी है, जो आप कह सकते हैं इस पे सवाल उठ सकता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट को रिलीफ दे सकती थी या नहीं दे सकती थी, लेकिन इसमें आइन की किसी प्रोविजन की रीराइटिंग का सवाल नहीं पैदा होता, ना ही मेरा ख्याल है इलेक्शन एक्ट की किसी प्रोविजन की रीराइटिंग का सवाल खड़ा होता है। सो प्रॉब्लम यह है कि ना पार्लियामेंट इस तरह की कोई कानून साजी कर सकती है कि वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला ओवरराइड करे, ये साफ है। दूसरा, अगर आप ये पास भी कर लेंगे, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि आप जब डिटेल रीजनिंग आएगी आप देख लेंगे कि जो उन्होंने चीज दुरुस्त करने की कोशिश की है सुप्रीम कोर्ट ने उसकी बेसिस पे फैसला ही नहीं किया। तीसरी बात ये है, और ये अहम है, कि उन्होंने रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से ये की है, अमेंडमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन पे भी सवाल उठते हैं कि क्या इस तरह की जब अगर आप कानून साजी करते हैं क्या उसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट हो भी सकता है कि नहीं। और आखिरी बात, शायद हुकूमत जो है इससे टाइम हासिल कर सके, शायद वो एक मजीद कंट्रोवर्सी क्रिएट कर सके कि हमने तो कानून साजी कर ली, अब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कानून के खिलाफ है। तो अगर वो इसको मजीद हॉस्टिलिटीज को और जो इदारों के बीच में चल रही है टसल, उसको मजीद बढ़ाना चाहते हैं तो ये मतलब वो कर सकते हैं, लेकिन कानूनी और आईनी तौर पे उनको फायदा नहीं होगा। लेकिन हम देख रहे हैं इस मुल्क में आइन के तहत या कानून के तहत तो बहुत कुछ है जो नहीं हो रहा, तो शायद वो इसी की एक मजीद तसलसल है उसी चीज का कि आपने आइन को कुछ नहीं समझना, आपने कानून को कुछ नहीं समझना, और जो कह रहे हैं कि हम पार्लियामेंट की जो सुप्रीमेसी है उसके लिए ऐसी कानून साजी कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली ऐसा बिल्कुल तासुर मुझे तो नहीं मिल रहा। ऐसा लग रहा है कि आप पार्लियामेंट को बहुत अपने इंस्ट्रूमेंटल तरह से उसको इस्तेमाल कर रहे हैं अपने पॉलिटिकल एक बैटल के लिए। तो मैं तो कहूंगी ये पार्लियामेंट के लिए भी कोई बेहतर चीज नहीं है कि आप इस तरह की कानून साजी करें। और हमने पहले भी देखा है इलेक्शंस एक्ट में जो पहली तरमीम थी, नैब के कानून में जो तरमीम थी, ये कोई पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी मैं तो इसको नहीं देख रही, बल्कि पार्लियामेंट का यूज हो रहा है, अब्यूज हो रहा है, मिस यूज हो रहा है। लेकिन सबसे अहम नुक्ता फिर से मैं रिपीट करना चाहूंगी, मेरा ख्याल है कानूनी कॉन्स्टिट्यूशनली जब आप फैसला देखेंगे, आप देखेंगे अगर ये लॉ पास भी हो जाता है, ये सुप्रीम कोर्ट के एक्चुअल जो रीजनिंग है उस पे इसका कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, उस पे अप्लाई ही नहीं करेगा। और इस पर भी आपको कमेंट्स आएंगे रीमा कि क्या पीटीआई इसको चैलेंज कर सकती है? अगर चैलेंज कर सकती है तो क्या ये एक्ट वापस होगा, तरमीम वापस होगी? पास होने से पहले तो मेरा नहीं ख्याल वो उनको चैलेंज करना चाहिए, लेकिन हमने देखा है कि
असेंट, हाँ, पास होने के बाद वो कर सकते हैं चैलेंज। लेकिन अगेन अगर इसको हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका अगर हमारे इदारे अपना रहे होते तो वो इस कानून को एक्सक्यूज बना के नहीं कह सकते थे कि हम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। लेकिन क्योंकि ऐसा नहीं चल रहा, वो कर सकते हैं और देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इवेंचुअली डिसाइड करना है कि ये क्या उनके ऑर्डर पे अप्लाई करता है, उस पे क्या उस पे इफेक्ट होगा उसका, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल भी है इस तरह की तरमीम या नहीं। शहजाद, आपका कमेंट, बिल की मंजूरी और इसके फौरन नाफिज होने के बाद आपको क्या लगता है मुमकिन तौर पर कानूनी और आईनी चैलेंजेस क्या हो सकते हैं? मुबशर, देखिए, ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था 12 जुलाई का रिजर्व सीट के हवाले से, उसको कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश है। और इसमें अगर हम ये कहें कि देखें, हुकूमत भी जिम्मेदार है, सुप्रीम कोर्ट भी जिम्मेदार है, जो इस वक्त एक एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ है, वो एक आप जनरल बहस तो कर सकते हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर इशू पे सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार नहीं है, हुकूमत जिम्मेदार है इसको कंट्रोवर्शियल बनाने की। इनफैक्ट मैंने कुछ अर्सा पहले ही कहा था कि हुकूमत अब ये लड़ाई जो है वो पार्लियामेंट के जरिए लड़ने की कोशिश करेगी। जैसे कि 2 सूबों में इलेक्शंस का जब पिछले साल मामला था, आइन कहता था कि इलेक्शन होने हैं, 90 दिन में होने चाहिए थे, लेकिन उस वक्त भी पार्लियामेंट को पीडीएम हुकूमत ने आगे कर दिया, रेजोल्यूशंस पास की गई कि नहीं, ना हमारे पास बजट है, ना सिक्योरिटी सूरत हाल ऐसी है कि इस वक्त हम इलेक्शन करवा सकें। और आपको पता है कि वो सारा मामला जो है एक रुकावट बन गया था। इस मरतबा भी मुझे यही लग रहा था, क्योंकि ये खबरें आना शुरू हो गई थी पहले ही कि सुप्रीम कोर्ट ने बेशक ऑर्डर दे दिया हो, लेकिन इस ऑर्डर की इंप्लीमेंटेशन नहीं होगी। तो ये कोशिश है हुकूमत की तरफ से और पार्लियामेंट की तरफ से, अब अगर बिल पास हो जाता है कि जो फैसला आया है 12 जुलाई का, उस पर अमल दरामद ना हो सके। लेकिन इसमें 2-3 चीजें, एक तो जैसे रीमा ने बताया कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है बेसिकली वो हमें लेके जाता है प्री इलेक्शन फेज में, और इसलिए जो आर्ग्यूमेंट दिए जा रहे थे कि सुप्रीम आइन तो कहता है कि 3 दिन में आपने पार्टी ज्वाइन करनी है, लेकिन यहां पे 15 दिन क्यों दे दिए गए हैं? क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में ये अखज़ कर रहा है कि इलेक्शन से पहले जो मामला थे उस वजह से हम इन लोगों को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि जिन्होंने अगर वाबस्तगी नहीं भी जाहिर की तो उनके पास ऑप्शन है कि वो बताएं कि इस पार्टी के जरिए वो इलेक्शन लड़ना चाहते थे। तो वो प्री इलेक्शन लेके गए, ये पोस्ट इलेक्शन नहीं है। लेकिन फिर भी हुकूमत ये समझती है कि क्योंकि आइन में लिखा हुआ है कि 3 दिन में पार्टी ज्वाइन करनी है, तो आप उन आज़ाद ने क्योंकि सुप्रीम सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ज्वाइन कर लिए, तो लिहाजा वो पीटीआई नहीं ज्वाइन कर सकेंगे। फिर वो ये कहते हैं कि अगर पीटीआई ने मखसूस नशिस्तें नहीं दी थी पहले लिस्ट, तो अब वो ज्वाइन नहीं कर सकेंगे। तो उनकी नज़र में ये अमेंडमेंट लाके इलेक्शन एक्ट में वो इसको तब्दील कर लेंगे और जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का उसको रोक लेंगे। मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो सकता है। एक तो ये वजह है उसकी कि प्री इलेक्शन के हवाले से है वो फैसला। दूसरा, रेट्रोस्पेक्टिवली कैसे हो सकता है? इलेक्शन हो गए हैं, सीट्स मिल गई थी, अब आप एक कानून लाके ये कहेंगे कि नहीं, जो हुआ था वो गलत है क्योंकि अब तो ये कानून है। तो मुझे तो इसकी कोई नज़ीर मेरे ख्याल से तो नहीं मिलती कि आप उसको रेट्रोस्पेक्टिवली उसको इफेक्ट में ला सकें। दूसरी बात कि ये मामला अगर पार्लियामेंट से हो भी जाता है, मुझे लगता है कि एट बेस्ट ताखीरी हरबा होगा, मामला सुप्रीम कोर्ट में ही जाएगा। वैसे तो मुझे लगता है कि जो ये अमेंडमेंट है उसके बाद कुछ रुकना नहीं चाहिए। जो प्रोसेस सुप्रीम कोर्ट ने बताया है उस पर अमल दरामद होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने अगर कोई मावनत मांगी है, कोई क्लैरिटी मांगी है सुप्रीम कोर्ट से, तो वो उसको मिल जानी चाहिए। ये रुकावट बननी नहीं चाहिए। लेकिन ये हुकूमत जो है, ये पहला मौका नहीं है। आपने देखा कि जब ट्रिब्यूनल्स फैसला देने वाले थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो एक ऑर्डिनेंस के जरिए ये कानून लेके आ गए कि ट्रिब्यूनल्स जो हैं वो सिर्फ हाजिर सर्विस जजेस पे नहीं होंगे, वो रिटायर्ड जजेस पे भी होंगे। और इलेक्शन कमीशन ने उसके बाद आपने देखा कि नोटिफाई भी कर दिया कि इस्लामाबाद के जो ट्रिब्यूनल है उसको ख़त्म करके उन्होंने रिटायर्ड जज की सरबराही में बना दिया। इसी तरीके से नैब अमेंडमेंट, ये पीडीएम की गवर्नमेंट ने की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि रिमांड का पीरियड 90 दिन बहुत ज़्यादा है, इसको हम 14 दिन कर देंगे। लेकिन क्योंकि यहाँ पे बुशरा बीबी, इमरान खान के रिमांड का मामला था, तो अपनी ही तरमीम को दोबारा तब्दील करके उन्होंने रिमांड जो है नैब का 14 दिन से 40 दिन कर दिया। फिर जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह कहा कि फ़ोन टैपिंग के हवाले से उनकी एक जजमेंट आई और बड़े सख्त रिमार्क्स भी आए सामने, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी करके उसको लीगलाइज कर दिया कि आईएसआई जो है वो फ़ोन टैप कर सकती है। तो ये पहला मौका नहीं है कि हुकूमत ने कोशिश की हो कि कोई चीज़ कानूनी और आइनी तौर पर उनके खिलाफ जारी हो और वो एक ऑर्डिनेंस के जरिए या कानून बदल के उसको उसके राह में रुकावट बनने की कोशिश उन्होंने की हो। तो शहजाद, आने वाले दिनों में आपको लग रहा है कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और पार्लियामेंट और अदलिया महाज़ाराई सूरत हाल आप देख रहे हैं? महाज़राई तो चल रही है और इसको एस्केलेट करने में मेरे ख्याल से जो है हुकूमत का हाथ है। पॉलिटिकल जो इश्यूज़ हैं उसको आप अगर एक साइड पर रखें, अगर कोई चीज़ आइन और कानून के मुताबिक होगी और उस पर आप कहेंगे कि नहीं हम ये फैसले पे अमल दरामद नहीं होने देंगे, तो मैं तो पहले ही कह चुका हूं कि जब वो 2 सूबों में इलेक्शन का मामला था उस वक्त आइन की किताब आपने बंद कर दी थी। अब आप मुस्तकिल उसको बंद करके साइड पे रखना चाहते हैं और अपना एक कानून लागू करना चाहते हैं तो कर लें फिर, अगर आपको यही शौक है। लेकिन मेरी नज़र में ये कोई मामला इतना कॉम्प्लिकेटेड या कॉम्प्लेक्स नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में जाए, हियरिंग्स हो इस हवाले से।
ये कानून में उन्होंने अमेंडमेंट की है, मेरी राय के मुताबिक इसका कोई रेट्रोस्पेक्ट इफेक्ट नहीं हो सकता है। ये अगर इंप्लीमेंट भी होगा तो आगे के लिए होगा, इससे सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे कोई असर नहीं पड़ सकता। साफी साहब, आपको क्या लगता है बिल की मंजूरी, इसके फौरन नाफिज होने के बाद आपके ख्याल में आपका तज़िया क्या है, मुमकिन कानूनी और आईनी चैलेंजेस? हुकूमत को ये ताख़ीरी हरबे आजमाने की बजाय हुकूमत के फैसले पे, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल करना चाहिए। और ये इसके सिवा कुछ नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इम्प्लीमेंट करने के रास्ते में रुकावटें खड़ी करना और ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल करना, इसके सिवा कोई और मकसद नहीं है। तो उमर, आपसे इस बारे में हम जानना चाहेंगे, मखसूस नशिस्तों का जो मामला है, ACP की जानिब से सुप्रीम कोर्ट को ख़त लिखा गया है, तो अब इस हवाले से क्या आप सिचुएशन बनती देख रहे हैं कि क्या मजीद लेट होगा, ताखीर होगी इस मामले में? देखिए, जो पहले बात हो रही थी ना कि अबहाम नहीं है या सुप्रीम कोर्ट का फैसला बड़ा वाज़ेह है, देखिए इसमें अबहाम है। इसमें चूंकि एक पहली दफ़ा इस तरह का ये एक मामला पेश आया है और जजेस जो है वो भी इस पे डिवाइडेड हैं। इवन जो इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया है या जो उन्होंने अभी तक जो इम्प्लीमेंट किया है, उन्होंने उतना इम्प्लीमेंट किया है कि जिस हद तक काजी फायजी साहब ने एग्री किया है। यानी उनके लिए शायद उतनी सेंस बनती है कि वो लोग जिन्होंने अपनी पार्टी एफिलिएशन का जिक्र किया है, उनको तो आप PTI में डाल सकते हैं। और जब सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी PTI को ये बात कर चुकी थी, इंट्रा पार्टी इलेक्शन के जब हियरिंग हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि आप लोगों से कोई आपकी ये जो महसूस नशिस्तों वाले इस मामले में कोई आपसे नहीं छीन सकता। अगर कोई इस तरह का कोई प्रॉब्लम आए तो आपने हमारे पास आना है। जब हम ये सारी बातें करते हैं नाइंसाफी की, तो इसमें हम ये बात नहीं करते कि PTI जिसके पास एक वकीलों की फौज थी, वो क्यों नहीं गए उस टाइम सुप्रीम कोर्ट के पास, जब सुप्रीम कोर्ट ने बताया था, इन्हीं काजी फायदी साहब ने बताया था ना, और उसी केस में बताया था कि जिसके बारे में जिसको हम बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं। मेरा जो पॉइंट था वो ये था कि ये चीजें इनको इम्प्लीमेंट करना, ऑब्वियसली जब आपने उसको इम्प्लीमेंट करना है, आपने किसी कानून का तो हवाला देना है। तो उसमें इलेक्शन कमीशन ने भी वो इतराज उठाए हैं या सवाल उठाए हैं कि जी ये जो 39 लोग हैं, इनकी तो हम इनको किसी खाते में डाल लेंगे कि इन लोगों ने पार्टी एफिलिएशन शो की थी। जो बाकी लोग हैं, इनको हम क्या जवाब देंगे या किस कानून का हवाला देंगे, आप हमें इस पर गाइड करें। अगर सुप्रीम कोर्ट ये तसव्वुर करती है कि इस फैसले पर जो अमल इतना आसान है कि 15 दिन में करना था, तो सुप्रीम कोर्ट को ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी कि वो अपना तफसीली फैसला जारी कर देती, ताकि ये अबहाम वाली बातें पैदा ना होती। ठीक है, तो मैं ये नहीं कह रहा कि गवर्नमेंट जो है वो बड़ी नोबल इंटेंशन के साथ आगे चल रही है, या यानी कि गवर्नमेंट अपने लेवल पर जो है वो एक मुजामत कर रही है, अपने अंदाज में कर रही है, वो पार्लियामेंट को अपने काम के लिए इस्तेमाल कर रही है। लेकिन इसमें ये जो हमारा एक ट्रेंड आ रहा है सुप्रीम कोर्ट में भी कि रिव्यू पिटीशन जो है वो नहीं सुननी, तफसीली फैसले जो हैं वो जारी नहीं होने। आपको याद है ये जो इधर कॉन्स्टिट्यूशन 1 एवेन्यू का फैसला है, ये जस्टिस साकिब निसार ने अपने चीफ जस्टिस की बहसीत चीफ जस्टिस रिटायर होने से 1 हफ्ता पहले किया था जी। और एक शॉर्ट ऑर्डर जारी किया था, उसके बाद तफसीली फैसले नहीं आया। इतना बेतुका किस्म का फैसला था। तफसीली फैसला ये होता है कि उसमें आप लॉजिक तो देते हैं ना कि हम जिस नतीजे पर पहुंचे हम किस अंदाज में पहुंचे हैं। आप तवक्को ये करते हैं कि आप कोई जो फैसला करें उसका जवाब फ्राहम ना करें, लेकिन लोग जो है उस पर अमल करें। तो मेरा ख्याल है कि इस पर करना चाहिए। अभी ये देखिए मिलिट्री कोर्ट्स वाला केस है, वो भी जो है कि वो रिव्यू में पड़ा हुआ है। 63A वाला जो है उसका रिव्यू भी नहीं अभी तक हुआ। ठीक है, तो कई है उनके तफसीली फैसले नहीं आए, दूसरे जो है उनके रिव्यू जो है वो लेट हो रहे हैं। तो इन चीजों पर मेरे ख्याल है कि अगर अदालत को अपने लेवल पर एहतियात जरूर करनी चाहिए ताकि हुकूमत इन चीजों को जवाब ना बनाए। रीमा, आप कुछ ऐड करना चाह रही? देखिए मुबशर, अगर हम पूरी तारीख में जाएंगे तो फिर हम चीजों को बहुत कंफ्यूज कर देंगे। अभी हमारे पास एक केस है, 12 जुलाई को इसकी जजमेंट आई, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ। हमारी अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली ये सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस है कि वो शॉर्ट ऑर्डर पहले करते हैं और उसके बाद डिटेल रीजनिंग देते हैं। इसमें तब्दीली आनी चाहिए, हम ये मुतालबा कर सकते हैं, लेकिन ये कोई अनहोनी चीज अभी नहीं हो रही। 18 दिन हुए हैं सिर्फ,
तो कोई ऐसा अनप्रेसिडेंटेड डिले भी नहीं है डिटेल रीजनिंग आने में। दूसरी बात यह है कि क्योंकि ऑर्डर जो है उसकी डायरेक्शंस बहुत ज्यादा थी, और सही बात है कुछ कंफ्यूजन भी हो सकती है, तो सुप्रीम कोर्ट ने तरीकाकार भी दिया कि अगर इलेक्शन कमीशन के पास कुछ सवालात हैं वो हमारे पास आ सकते हैं। तो इलेक्शन कमीशन तो गई हुई है ना सुप्रीम कोर्ट के पास, उन्होंने एतराज ये किया है कि पीटीआई का तो कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है, तो हम कौन है जो साइन ऑफ करेगा कि पीटीआई का जो मेंबर है या पीटीआई ने किसको अपना टिकट दिया है, वो किस तरह हम तस्वुर करेंगे। अगेन लीगली ये कोई ठोस कोई बात नहीं उन्होंने की, क्योंकि वो पीटीआई के साथ जो पहले जो 39 कैंडिडेट्स हैं तब उस वक्त भी पीटीआई का उस तरह कोई ढांचा नहीं था, क्योंकि ईसीपी तो पीटीआई के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हैं उनको मान ही नहीं रही। तो उस वक्त जिन्होंने पीटीआई को सर्टिफिकेट दिया था वही अब भी दे सकते हैं, जो भी डी फैक्टो, इसको एक कानून में कहते हैं डी फैक्टो डॉक्ट्रिन होती है कि जो भी इस वक्त डी फैक्टो चेयरपर्सन है पीटीआई का या सेक्रेटरी जनरल है वही होंगे जो ये बात करेंगे, जो ये अफर्म करेंगे कि कौन उनका टिकट होल्डर है या नहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत। हाउएवर ये तरीकाकार दिया है ऑर्डर में कि आप सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं। फैसले में अगर कंफ्यूजन है, हम डिटेल्ड रीजनिंग का सब बेसब्री से इंतजार करें, ये अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन हुकूमत की कानून साजी इस इशू को एड्रेस ही नहीं करती। आप समझ रहे हैं, जो इश्यूज हैं जो हम भी जिस शो पे जिसकी बात करते हैं वो मुख्तलिफ हैं। हुकूमत जो कर रही है वो है ही एक मुख्तलिफ चीज। वो कह रही है कि इस कानून साजी के जरिए वो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसका इफेक्ट ही खत्म करना चाहती है, उसको ओवर रूल करना चाहती है। अब ये चीजें आपस में क्या कंपैरिजन है इनका? आप में कंफ्यूजन है, इलेक्शन कमीशन ने फैसला जो है वो उसको इंप्लीमेंट करना है, वो गई हुई है सुप्रीम कोर्ट के पास। आप क्यों एक तरमीम लेके आ गए हैं इलेक्शन एक्ट में जिसमें आप एक ऐसी तशरीह कर रहे हैं जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने बात ही नहीं की? अगर आपने कुछ तब्दीली लानी है तो आप फिर माजी में जाके जिस तरह इस मुल्क में इलेक्शन करवाए गए उसमें तब्दीली लाएं। अमेंडमेंट सिर्फ उसमें अगर होगी तो फिर सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उस पर आप असरअंदाज हो सकेंगे, वरना नहीं हो सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बात ही कुछ और की है, और मैं प्लीज हमारी ऑडियंसेस के लिए एक बार मैं ये पढ़ के सुना दूं लाइन के इट इज कंफर्म्ड बाय द पॉलिटिकल पार्टी कंसर्न देन द सीट सिक्योर्ड बाय सच कैंडिडेट शैल बी फॉरविथ डीम्ड to be a seat secured by that political party for the purposes of paragraph 5। आप समझ रहे हैं ये क्या बात है कि अगर इस वक्त जो इंडिपेंडेंट जिन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ज्वाइन की, अगर वो अब कह देते हैं कि वो पीटीआई की सीट से उन्होंने इलेक्शन लड़ा था तो इट विल बी डीम्ड कि उन्होंने उसी पार्टी से इलेक्शन लड़ा था और पीटीआई की ही वो सीट थी जनरल इलेक्शंस के बाद। सो अब ये जो आप तरमीम कर भी रहे हैं ये दिखा रहा है कि आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को समझ ही नहीं सके। तो ये जो कंफ्यूजन है, जो क्लैरिटी की जरूरत है, उसमें मजीद कंफ्यूजन बढ़ा रहा है। ये कोई क्लैरिटी नहीं हमारे लिए ला रहा। तो हमारा कंसर्न सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुख्तलिफ है, लेकिन हुकूमत का जो रद्द अमल है वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ एक चीज है। और हम इन दोनों चीजों को अगर कन्फ्लेट कर देंगे फिर वही होगा फॉल्स इक्विवेलेंस। अदालत भी गलत है, हुकूमत भी गलत है, उनकी भी गलती है, उनकी भी गलती है। ओवरऑल आइन कहाँ गया? सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, हर हुकूमत का इदारा, हर रियासत का इदारा पाबंद है कि वो उसको फॉलो करे। ये एक सिंपल चीज है। इब्हाम है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमारे पास आए, हम क्लैरिटी दे देंगे। ये इलेक्शंस एक्ट में तरमीम करके और हुकूमत के जो नुमाइंदे हैं वो कह रहे हैं हम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को उसके इफेक्ट को खत्म करने के लिए ही ये तरमीम ला रहे हैं। ये वो खुद कह रहे हैं, तो ये हमारी तरफ से तो नहीं आ रहा कि ये क्यों किया जा रहा है। सो मेरा ख्याल है ये जो डिफरेंशिएशन है ये इंपॉर्टेंट है करनी। सही, शहजाद कंक्लूड कीजिएगा। जी, एक तो देखें जो इलेक्शन कमीशन ने भी क्लैरिटी मांगी है कि इस पार्टी का कोई स्ट्रक्चर नहीं है। जिस दिन ये फैसला आया था उस दिन मैंने अली जफर साहब से ये सवाल किया था कि क्या होगा, लेकिन अगर जो तीसरा इंट्रा पार्टी इलेक्शन है उसको भी कलअदम करा देती है ईसीपी, जो कि अब तक नहीं दिया है। तो जैसे रीमा कह रही थी कि डिफैक्टो कोई पोजीशन होती है, इस वक्त तो वो स्टेटस भी नहीं है, क्योंकि जो तीसरा इस वक्त इलेक्शन था इंट्रा पार्टी वो चैलेंज हुआ है। तो जब तक उसको कलअदम नहीं करार दिया जाता तो बैरिस्टर गौहर पार्टी के चेयरमैन है, उमर अयूब सेक्रेटरी जनरल है, तो वो डिफैक्टो की भी जरूरत नहीं है। दूसरा जो मैं बात कर रहा था कि अभाम नहीं है, वो इस हवाले से नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है, उसको आप ओवर रूल नहीं कर सकते कोई कानून में तब्दीली लाकर। हाँ, फैसले के हवाले से किसी को भी अवाम हो सकता है, रीजनिंग के हवाले से किसी की राय मुख्तलिफ हो सकती है, उस पर तो हर कोई अपनी एक राय दे सकता है, और जब रीजनिंग आ जाएगी तो बेहतर तरीके से दे सकते हैं उस पर राय। आप शायद ये भी आर्ग्यू कर सकते हैं कि नहीं उन 41 लोगों को क्यों आपने मौका दिया, उस पर तो किसी की भी कोई कानूनी राय हो सकती है फैसले को देखते हुए। लेकिन इस पर कोई अभाम नहीं है कि फैसला है, उस पर इंप्लीमेंटेशन होनी है,
और कोई एक कानून बाद में पास करके उसका रेट्रोस्पेक्ट इफेक्ट नहीं हो सकता कि नहीं अब तो वो ऑर्डर जो है वो नल एंड वॉइड हो गया है। बिल्कुल ठीक। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद एक और अहम सवाल अपने पैनल के सामने रखेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हमास के सरबराह इस्माइल हनिया तेहरान में इजरायली गाइडेड मिसाइल हमले में आज शहीद हो गए। वो ईरानी सदर की हलोबरदारी की तकरीब में शिरकत के लिए तेहरान में मौजूद थे। हमास ने हमले का बदला लेने का ऐलान किया है, जबकि ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमनाई ने कहा है कि इस कत्ल का बदला लेना तेहरान का फ़र्ज है। अमरीकी वज़ीर दिफा ने अपने बयान में कहा है कि इसराइल पर हमले की सूरत में अमरीका इसका दिफा करेगा, जबकि चीन ने इस कत्ल को मज़ीद इलाकाई अदम इस्तेहकाम का बाइस करार दिया है। रूस ने हमले को नाकाबिल कबूल करार दिया है और तुर्की ने भी इस वाक़े की मज़म्मत की है। पाकिस्तान की जानिब से भी मज़म्मत की गई है। सवाल ये है कि मुस्लिम ममालिक के पास क्या ऑप्शन है। सलीम साफ़ी साहब, आपसे आगाज़ करेंगे। आज ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, मुस्लिम ममालिक के पास अब क्या ऑप्शन है? मुस्लिम ममालिक चीखो पुकार के सिवा और क्या कर सकते हैं, और अभी तक यही कुछ किया है। लेकिन मुस्लिम ममालिक में भी बदकिस्मती से वो यूनिटी नहीं है, वो यकसुई नहीं है जो कि होनी चाहिए। तुर्की और ईरान और पाकिस्तान का रिएक्शन निस्बतन ज़्यादा है, रद्द-ए-अमल का सख्त है, मुज़म्मत का, लेकिन बाकी मुस्लिम ममालिक की तरफ से उतनी शिद्दत के साथ मुज़म्मत नहीं की जा रही है। लेकिन मुस्लिम ममालिक बदकिस्मती से इस वक्त सिर्फ मुज़म्मत ही कर सकते हैं। इज़राइल को सिर्फ कंट्रोल कर सकता है अमरीका। इज़राइल को इज़राइल बनाया भी अमेरिका ने है और इसको कंट्रोल भी अमेरिका कर सकता है। और अमेरिका ने बड़ा शर्मनाक रवैया अपनाया हुआ है। इस वक्त आप देखें कि इन मज़ालिम के बाद हज़ारों इंसान और बच्चे, मासूम ख़वातीन नेतन्याहू ने कत्ल किए, और इस वक्त उन जैसा सफ़ाक इंसान शायद ही दुनिया में कोई और हो। अब वो जब अमेरिका गया तो वो अमेरिका जब जो दुनिया को इंसानी हकूक़ का दर्स देती है, जिनको दूसरे ममालिक में, अपने मुखालिफ ममालिक में होने वाले इंसानी हकूक़ की बड़ी तकलीफ़ होती है, उस अमेरिका के कांग्रेस से उसने खिताब किया। उस अमेरिका के दोनों सदारती उम्मीदवारों ने उनका इस्तकबाल किया, और अब भी अमेरिका कहता है कि इसमें तो हमारा हाथ नहीं है, लेकिन हम उसकी हिफाजत करेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में इसकी अगर कोई वो हो सकती है तो वो ईरान तो अब मॉरली अपने आप को बाउंड समझता है कि वो इसका जवाब दे दे। बाकी ममालिक वही रिवायती रद्द-ए-अमल, और जो इस्माइल हानिया थे, लेकिन न सिर्फ ये कि इससे पहले आज़ादी के लिए उनकी जो जद्दोजहद थी वो अपनी, लेकिन रिसेंट पास्ट में आज से कुछ ही अरसा पहले उनके 3 बेटे और 3 पोते शहीद हो गए, और कल उन्होंने खुद अपनी शहादत पेश कर दी। तो मेरे ख्याल में वो एक साहिब अजीमत थे, और अब देखना ये है कि इस हवाले से मुस्लिम ममालिक और बिलखुसूस ईरान क्या रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करता है। शहजाद, आपको क्या लगता है, मुस्लिम ममालिक के पास सिर्फ मजम्मत करने के अलावा कोई और ऑप्शन भी है? कुछ होता ऑप्शन मुबशर तो शायद पिछले 10 माह में हमें नज़र आ जाता। जिस तरीके से हमने देखा है नस्ल कुशी हुई है, और वो मामला भी जब ICJ में लेके गए तो कोई मुस्लिम कंट्रीज़ नहीं लेके गए। साउथ अफ्रीका जो कि खुद उसका एक पास्ट रहा है अपार्थाइड का, उस वजह से आपने देखा कि वो इस मामले को लेके गए। मुस्लिम दुनिया में से तो किसी ने शोर मचाने के अलावा कोई एक्शन नहीं दिखाया। ईरान भी जो है वो बयानात बहुत दे चुका है। जब ईरान पे पहले भी हमला हुआ तो उन्होंने रिएक्ट भी किया, लेकिन आपको पता है कि जितने भी मिसाइल उन्होंने दागे थे इजराइल पे, उससे कुछ इफेक्ट तो हुआ नहीं। अब इसका कैसे वो रिएक्शन देंगे ये तो आने वाले वक्त बताएगा, लेकिन ऑब्वियसली खत्ते के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। इससे एस्केलेशन मज़ीद बढ़ सकती है। तो मेरे पास तो पहले हम इस सवाल पे बात करते रहे कि आप OIC में जाएं, आप यूनाइटेड नेशन में जाके बात करें, बट वो इफेक्टिव है नहीं, क्योंकि अमेरिका जाहिर सी बात है इजराइल के पीछे खड़ा हुआ है। अब आइडियली तो मैं चाहूँगा कि हम भी इस तरह का कोई जवाब देते, मुस्लिम दुनिया उठ के, कि जिस तरह अमेरिका इजराइल के पीछे खड़ा हुआ है, हम भी जो है वो फ़लस्तीन के पीछे खड़े रहेंगे, तमाम मुस्लिम उम्मा खड़ी रहेगी, मुस्लिम ममालिक खड़े रहेंगे। बट आपको पता है कि शायद हमारी वो कैपेसिटी है ही नहीं, और वो हम कर नहीं सकते। तो मेरे पास अब अगर आप पूछे कि इस पर क्या हम कर सकते हैं, मुस्लिम दुनिया शायद रेटरिक ही होगा कि आप यहाँ रेजोल्यूशन ले जाएं, वहाँ करें। इससे ज़्यादा तो मेरे ख्याल से हम कुछ कर नहीं सकते। क्रॉस बॉर्डर अटैक जो अब ये हुआ है, क्या ये जंग का दायरा कार
मजीद बढ़ सकता है और मुस्लिम ममालिक और दीगर ममालिक इसका हिस्सा बन सकते हैं? जो टर्म इस्तेमाल किया जाता है ना कि आपने एक तीर से दो शिकार करने की कोशिश की, एग्जैक्टली वही किया है, क्योंकि ऑब्वियसली इजराइल और ईरान आमने सामने है। पहले भी उन्होंने हमला किया था उसके ऊपर, अब दोबारा उन्होंने इस्माइल हानिया को जो निशाना बनाया है वो ईरान की सरजमीन पर बनाया है। और सिम्बॉलिकली वो दिन बड़ा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि उससे कुछ देर पहले ही जो प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं ईरान के, उनकी हल्फबर्दारी भी थी जिसमें वो एज ए गेस्ट आए हुए थे। तो मेरे ख्याल से एक डेलिबरेट ये अटैम्प्ट था कि उनको अगर हमने मारना है तो वो ईरानी सॉइल पे ही मारना है, ताकि उसका रिएक्शन वहाँ से जो है बड़ा है। और मेरे ख्याल से लगता तो यही है कि फ़िलहाल इजराइल तो पीछे हटने के मूड में है नहीं, उसको एस्केलेशन से कोई इशू है नहीं। आपने भी देखा जब कैपिटल हिल में नेतन्याहू जब तकरीर करने गए थे, मतलब इतने सफाक तरीके से झूठ कह रहे थे कि एक ऐसा इंसिडेंट हुआ है इस पूरे अक्टूबर से जो इस वक्त मजालिम चल रहे हैं इजराइल की तरफ से, जहाँ पे सिविलियन कैजुअल्टी हुई हो। और वो उसका इल्ज़ाम भी उन्होंने हमास पर डाला कि क्योंकि उनके वेपन्स वहाँ पे मौजूद थे और इसलिए जब हमने अटैक किया तो वेपन्स की वजह से जो है वहाँ मास डिस्ट्रक्शन भी। और वो कह रहे हैं वो एक इंसिडेंट था जिसमें सिविलियंस हैं, अदरवाइज चाहे पैलेस्टाइन में कोई शख्स का ताल्लुक हमास से हो ना हो, कोई बच्चा हो, कोई 5 साल का हो, कोई 2 महीने का हो, उसकी एफिलिएशन वो हमास से ही जोड़ते हैं कि ये सारे हमास हैं या उनके सिंपैथाइजर्स हैं। तो उनको अगर हमने मारा है, चाहे वो 40,000 है, 35,000 है, तो हमने कोई क्राइम नहीं किया हुआ। ये ना वॉर क्राइम है, ना कोई दहशतगर्दी है। सही। रीमा, जिस तरह हम बात भी कर रहे हैं और दीगर ममालिक की जानिब से, मुस्लिम ममालिक की जानिब से मजम्मत तो आ रही है इस अफसोसनाक वाक़े पर, मुस्लिम ममालिक के पास आपके ख्याल में क्या ऑप्शन है? और क्या ये जो जंग है सिर्फ 2 ममालिक के दरमियान रहेगी या ये दायराकार बढ़ जाएगा और ये जंग शुरू होने वाली मजीद? मैं वो सलाहियत नहीं रखती, एक्सपर्टीज नहीं है मेरी कि मैं इस तरह के इश्यूज पे कोई उस तरह राय दे सकूं, लेकिन 2-3 चीज़ें जिनकी मुझे थोड़ी समझ है उन पे मैं बात कर सकती हूँ। पहली ये कि मैं तो फ़लस्तीन में जो हो रहा है उसको मुस्लिम वर्सेस नॉन मुस्लिम लेंस से नहीं देखती। तो मेरा आपका जो सवाल है उस पर भी मेरा सवाल है कि सिर्फ मुस्लिम दुनिया की क्यों ये जिम्मेदारी है कि वो कुछ करें या कुछ उनकी तरफ से रद्द अमल आए। ये इंसानियत की बात है। और अगर आप ICJ का केस भी देखें, साउथ अफ्रीका ने इनिशिएट किया, लेकिन जिन ममालिक ने ऑफिशियली साउथ अफ्रीका को सपोर्ट किया वो कौन से ममालिक हैं? निकरागुआ, बेल्जियम, कोलंबिया, मालदीव्स, मेक्सिको, आयरलैंड, चिले, स्पेन। ज्यादातर तो मुस्लिम ममालिक नहीं हैं। और आप जो मुजाहिरे हो रहे हैं दुनिया भर में, आप देखें बहुत ज्यादा वेस्टर्न ममालिक में भी जो मुस्लिम मेजॉरिटी नहीं है वहाँ मुजाहिरे हो रहे हैं। तो मेरा ख्याल है दुनिया भर में और जो UN की सतह पे जो ये बात हो रही है इंसानियत की, कानून की, लॉ ऑफ वॉर की, उसकी हो रही है। तो मैं तो एटलीस्ट इसे मुस्लिम वर्सेस नॉन मुस्लिम नहीं देखती, पहली बात। दूसरी ये, मैं इंटरनेशनल लीगल पर्सपेक्टिव दे सकती हूँ कि अक्सर इस तरह की जो असैसिनेशन होती हैं उन्हें कहा जाता है ये सेल्फ डिफेंस में जायज हैं। मेरी नज़र में इंटरनेशनल लॉ के पर्सपेक्टिव से ये बिल्कुल गैर कानूनी असैसिनेशन थी। ना UN सिक्योरिटी काउंसिल ने कोई इसकी इजाज़त दी थी, ना सेल्फ डिफेंस को जो इंटरनेशनल लॉ में समझा जाता है एक कॉन्सेप्ट, हर रियासत का हक होता है सेल्फ डिफेंस का, ना वो यहाँ अप्लाई करता है, क्योंकि ये एक रिवेंज रिप्राइजल किलिंग थी जो जायज नहीं है। तीसरा, ICC ने अरेस्ट वारंट्स भी दिए हुए थे, उस जो एक लीगल प्रोसेस था उसको कंटिन्यू रखना चाहिए था। अगर प्रोसिक्यूशन के बाद कोई सजा मिलती है वो एक मुख्तलिफ उसकी एक लेवल होता है, उसका स्टेटस होता है। यहाँ आपने जान ले ली एक और मुल्क में जाके, उनकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी इन्वेड करके, वायलेट करके, इंटरनेशनल लॉ इसकी इजाजत नहीं देता। और मैं समझती हूँ कि ICJ के फैसले जो हैं, ICJ के जेनोसाइड के ऊपर उस पर जो बिल्कुल अमल दरामद नहीं कर रहा इसराइल, तो पूरी दुनिया में ये लैक ऑफ ट्रस्ट है कि इंटरनेशनल लॉ की तो कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। लेकिन फिर भी ये कहना बार बार बहुत जरूरी है कि ICJ का फैसला आ चुका है कि इसराइल जो फलस्तीन में कर रहा है वो बिल्कुल किसी कानून, किसी मोरालिटी के ऊपर जायज नहीं है, वो जेनोसाइड तस्वुर किया जा रहा है। और ये जो इस वक्त असैसिनेशन हुई है, ये भी मैं कहूंगी कि ये इंटरनेशनल लॉ इसकी इजाजत नहीं देता, ये उसकी वायलेशन। सही। प्रोग्राम में अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। उमर चीमा साहब, जो रीमा भी बात कर रही हैं, एक तो ये कि आपके ख्याल में ईरान का क्या रद्द-ए-अमल हो सकता है इस पर, और जो रीमा ने बात की है कि जो अहम सेंटर स्टेज है जहां पर मुस्लिम ममालिक को मजम्मत से हट के अपना रद्द-ए-अमल देना चाहिए, वहां पर किसी मुस्लिम ममालिक का नाम शामिल नहीं है। आपके ख्याल में क्या करना चाहिए मुस्लिम ममालिक को?
मेरे ख्याल में मुस्लिम उम्मा जो कर रही है वो यही कर सकती है। मुझे तो जब ये मुस्लिम उम्मा की बात आती है तो मुझे अक्सर वो हुसैन शहीद सोहरवर्दी जो हमारे वज़ीर आज़म थे वो याद आते हैं कि वो ज्यादा वेस्ट की बात करते थे और उन पे एक एतराज होता था कि आप मुस्लिम ब्लॉक की बात क्यों नहीं करते, कि मुस्लिम उम्मा का एक ब्लॉक होना चाहिए, एक फोरम होना चाहिए जिधर वो आलमी इस्लाम पर होने वाले हमले या इस्लामी ममालिक को कुछ चैलेंजेस जो है उनका मुकाबला कर सके। वो कहते हैं कि उन्होंने कहा कि असल में ये जो मुस्लिम उम्मा है ना या मुस्लिम ममालिक जो है, उन्होंने कहा कि ये तमाम सिफरे हैं कि इनको आप जितना जमा करेंगे ना हासिल फिर भी सिफर ही आना है। तो ये जो मुस्लिम उम्मा की आप बात कर रहे हैं, ये ममालिक की बात कर रहे हैं, आपको याद होगा कि 1967 में भी एक अरब इसराइल वार हुई थी। उसमें इजिप्ट था, सीरिया था, शाम था और जॉर्डन था, उर्दन जो है, और इनका इसराइल के साथ लड़ाई हुई थी। तो उस दौरान फलस्तीन का इन्होंने हिस्सा मजीद जो है वो इसराइल के पास चला गया। वो हम उससे कुछ चीज छुड़ा नहीं सके, वजूहात अगरचे मुख्तलिफ थी। उस टाइम अरब नेशनलिज्म जो है वो भी बड़ी अपने पीक पर थी। तो मुस्लिम उम्मा तो ये काम नहीं कर सकती। अच्छा, दूसरा, आप जो मुस्लिम उम्मा को भी छोड़ें, आप फलस्तीन की बात कर लें। क्या फलस्तीन के जो तमाम ग्रुप्स हैं ये कोई इनका इत्तेफाक है? नहीं है। यानी जो फतह है या जो अभी फलस्तीनियन अथॉरिटी को चला रहे हैं, जो महमूद अब्बास हैं और हमास जो हैं, इनका आपस में इत्तेफाक नहीं है और इनको अलग रखने में भी अमेरिका का किरदार है, वेस्ट का भी एक किरदार है। एक तो ये है ना कि इनमें आपस में भी ना इत्तेफाकी है, वो ये है कि उन्होंने हमास को जो है वो दहशतगर्द तंजीम डिक्लेयर किया हुआ है। अब जो महमूद अब्बास है वो अगर इनके साथ ये आपस में कहीं इत्तेहाद करते हैं तो इसका मतलब है कि जो उनको पैसे मिलते हैं कोई पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को चलाने के लिए, जो अमेरिका वगैरह पैसे देता है, वो कहते हैं जी हम आपकी इमदाद बंद कर देंगे। तो लिहाजा इनका आपस में भी नहीं है। एक और चीज कि 2006 से ऑनवर्ड इनका एक सीज या मुहासरा हुआ है गजा का। तो एक तो इसराइल था, तो दूसरा जो है वो मुसलमान मुल्क था। वो मुसलमान मुल्क कौन था? वो मिस्र था। तो ये आप मुसलमान ममालिक की बात कर रहे हैं, मैं आपको जवाब दे रहा हूं कि इनके आपस में बहुत सारे इश्यूज हैं। अभी भी जो ये अगर ये दोबारा से ये टेंशन गजा वाला मामला ना शुरू होता तो अरब ममालिक में एक ट्रेंड चल गया था कि हमने इसराइल को तस्लीम करना है। तो अगर वो कोई सऊदी अरब वगैरह या मजीद एक दो तस्लीम कर लेते तो हमने भी करना था, यानी कि हम तो उनके पीछे चल रहे होते हैं। अभी तो इस वार की वजह से जरा वो एक जो राय आम है वो इस हद तक चली गई है कि वो इस तरह का अनपॉपुलर डिसीजन नहीं ले सकते। जहां तक ईरान की बात है, ईरान को इससे पहले अभी तो ये जो इस्माइल साहब की बात हो रही है, इससे पहले उनका जो एक बहुत बड़ा साइंसदान है, एटमी साइंसदान, उसको भी उन्होंने शहीद किया इसराइल ने। या उनके जो वो थे एक बड़ा उनके एक सेलिब्रेटेड जर्नल थे, उनको भी शहीद किया गया। तो ईरान ने क्या कर लिया था, यानी कि उस टाइम भी उन्होंने बातें तो की थी कि हमने बदला लेना है। अभी जो इन्होंने पिछले दिनों कोई 200-300 मिसाइल चला दिए कि जो इतनी देर में पहुंचे कि उससे पहले शायद TCS भी पहुंचे। तो ईरान की तो बेचारे की कैपेसिटी है का, उसका ये आलम है कि उधर सबसे ज्यादा फजाई हादसे होते हैं कि जो उनके पास तो अपने स्पेयर पार्ट्स भी नहीं है, कि जहाज अगर वेस्ट में बने हुए हैं तो पाबंदियों की वजह से वो अपने जहाज भी ठीक नहीं कर पा रहे। अभी उनका सदर जो है वो भी हेलीकॉप्टर में इस वजह से उसकी नजर हुआ है, यानी कि वो शहीद हो गए। तो लिहाजा इनकी ओवरऑल कैपेसिटी का बड़ा सीरियस इशू है। और अमेरिका जो है, अमेरिका में जो एक इसराइली लॉबी है वो बड़ी स्ट्रांग है। वो अपनी हिस्ट्री पर प्ले करते हैं कि जो उनके साथ जुल्म हुआ वो आज तक इतना ज्यादा, यानी कि वो उस चीज को कैपिटलाइज करते हैं, उस पर वो समझते हैं जी कि ये देखें अगर इसराइल एक ही इनका अपनी एक सरजमीन है, अगर उधर भी हमला हो गया या यानी कि वो इन्होंने नीस्तो नाबूद कर दिया तो फिर जो यहूदियों का क्या बनेगा। तो इस सारे तनाजर में और जो इसराइल है, यानी कि उन्होंने हमास को इतना बड़ा एक थ्रेट बनाया हुआ है, वो समझते हैं कि ये हमारी बका के लिए, बका को सबसे बड़ी जो थ्रेट है वो हमास की वजह से है कि अगर जब तक हम हमास को खत्म नहीं करेंगे तो तब तक हमें जो गजा में सुकून नहीं आएगा। और वो ये जवाब बनाकर जो बेंजामिन नेतन्याहू है वो तब से उधर अटैक कर रहा है और अभी तक कुछ 40,000 लोग जो हैं वो फलस्तीन में शहीद हो चुके हैं। और इस सारे तनाजर में
सूरत जो है दिन ब दिन खराब तो होती जा रही है। अब ये एक तरफ तो ये कर कुछ नहीं पा रहे और दूसरी तरफ जो रीमा बात कर रही थी कि ये भी हमें देखने को मिलता है कि हम अमेरिका को कंडेम करते हैं लेकिन उधर की सिविल सोसाइटी देखें कि पूरा शहर जाम हो जाता है कि जब वो फलस्तीन के लिए निकले। कंक्लूड इस बात को ऐसे करते हैं उमर चीमा साहब कि सिर्फ मजम्मत से नहीं अमली इकदाम करने होंगे, मुस्लिम ममालिक को सामने आना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका उमर चीमा साहब, सलीम साफी साहब, शहजाद इकबाल साहब, रीमा उमर साहिबा, आपने प्रोग्राम को वक्त दिया। प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।